लास्ट लेक्चर में हमने जलवायु को देखा था, है ना। मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश की जलवायु, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में मृदा। क्या है? मध्य प्रदेश में मृदा। लेकिन मध्य प्रदेश में मृदा को समझने से पहले, है ना, मृदा के बारे में हम जानकारी ले लें, है ना। थोड़ी बहुत जानकारी, है ना, जरूरी होती है ताकि फिर हम आगे की ओर बढ़ पाए। देखिए, मृदा क्या होती है? सामान्य भाषा में अगर हम देखें तो मृदा और मिट्टी दोनों एक ही चीज होती है ना, हम सामान्य भाषा में बोलते हैं। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना, जियोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं, इसकी गहनता में जाते हैं, तो मृदा और मिट्टी में बहुत अंतर होता है। मिट्टी, अगर आप सड़क के किनारे जाओगे, अगर यहां नीचे उतरोगे तो आप अगर वो धूल में, है ना, वो अवसाद को जब आप उठाओगे तो ऐसा लगेगा वो भी मिट्टी है। बोलते नहीं बोलते, अरे यार मिट्टी पड़ी हुई है। घर के बाहर जब जाते हो तो मिट्टी पड़ी हुई है ना। लेकिन आप ऐसे नहीं कहते ना घर के बाहर जाकर के मृदा पड़ी हुई है, कहोगे क्या? नहीं, है ना। तो एक चीज ये भी याद रखना है, दुनिया में किसी शब्द के पूर्ण पर्यायवाची नहीं हो सकते। पूर्ण पर्यायवाची संभव ही नहीं है। अगर पूर्ण पर्यायवाची होते तो फिर भाषा कुछ और होती, है ना। जल का उपयोग जल के स्थान पर करेंगे, पानी का उपयोग पानी के स्थान पर करेंगे, है ना। मनुष्य का उपयोग मनुष्य की जगह पर करेंगे हम, है ना। स्त्रीलिंग अलग करेंगे, पुल्लिंग अलग करेंगे, नर मादा अलग जगह पर इस्तेमाल होगा, है ना। तो हर चीज के पर्यायवाची जब आप बोलते हो तो अपूर्ण पर्यायवाची होते, पूर्ण है। तो मृदा और मिट्टी में अंतर होता है ना। मृदा क्या होती है ये ध्यान में रखना है। मृदा, अगर हम पृथ्वी की ऊपरी सतह को बनाएं, है ना, तो ये भूपर्पटी है। इस भूपर्पटी पर किन्हीं जैविक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया या भौतिक प्रक्रिया के कारण हो सकता है कि यहां पर ये चट्टान टूटकर एक अवसाद के रूप में आ गई। क्या आ गई? अवसाद के रूप में आ गई। अब अवसाद के रूप में आई तो इस मृदा में यदि कोई पोषक तत्व है ना, ये अवसाद में अगर कोई पोषक तत्व है, समझना, मृदा नहीं बोल रहा हूं मैं, इस अवसाद में अगर कोई पोषक तत्व है और उस पोषक तत्व में यदि किसी पादप जगत को पोषित करने की अगर शक्ति आ जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा। तो ये याद रखना है, मृदा में हमेशा पादप जगत को पोषित करने की शक्ति होती है, और पादप जगत पोषित होता है उसमें मौजूद पोषक तत्व से। अब पोषक तत्व दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कार्बनिक हो सकते हैं या अकार्बनिक हो सकते हैं। दोनों ही तत्वों की आवश्यकता होती है मृदा में। इसलिए याद रखना है, मृदा की यदि आपको कोई परिभाषा आती है तो मृदा भूपर्पटी के ऊपरी अवसादी संस्तर को कहते हैं। किसे कहते हैं? भूपर्पटी के ऊपरी अवसादी संस्तर को कहते हैं, जिसमें जैव उत्पादकता के गुण विद्यमान होते हैं, या जिसमें पादप जगत को पोषित करने की शक्ति होती है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा। तो मृदा जैविक और अजैविक यौगिकों का मिश्रण होता है, जिसमें पादप जगत को पोषित करने की शक्ति होती है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मृदा। साइलेंट क्यों नहीं आई है ना। तो इसी को हम कहते हैं मृदा। अब मृदा जनन क्या होता है? मृदा जनन मतलब मृदा निर्माण, है ना। वो बनी कैसे है? मृदा की उत्पत्ति हुई कैसे है? तो मृदा की जब उत्पत्ति को हम देखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा जनन कहते हैं या मृदा निर्माण कहते हैं। तो मृदा निर्माण में जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो इसमें सहायता करते हैं कि मृदा कैसे बनी है, तो आपको पूछा जा सकता है ये मृदा निर्माण के कारक क्या है। तो मृदा निर्माण के कारक में सबसे महत्वपूर्ण होता है जलवायु। क्या होता है? जलवायु। देखिए, अलग अलग प्रकार की जलवायु में अलग अलग प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। तो जहां पर अगर सेम जलवायु है तो वहां पर एक प्रकार की मिट्टी बन सकती है ना। जैसे अगर हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मान लिया जाए कि वहां पर यदि वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, या हम कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के हम वनस्पति में जाते, जहां पर सदाबहार वनस्पति, कहां पर होगी सदाबहार वनस्पति? सदाबहार वनस्पति होगी विषुवतीय प्रदेश में। वहां पर तापमान भी ज्यादा है,
है ना, मतलब जहां पर एस प्रकार की जलवायु होगी, सॉरी एफ प्रकार की जलवायु होगी। कल मैंने एफ प्रकार की जलवायु पढ़ा था। ए प्रकार की यानी कि जहां पर सालों भर वर्षा हो रही है, वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर है, और ए प्रकार की जलवायु का तात्पर्य होता है कि जहां पर साल का औसत तापमान जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। तो ऐसे जगह पर लेटेराइजेशन की प्रोसेस होगी। क्या होगी? तो वहां पर किस प्रकार की मृदा होगी? लेटेराइट मृदा होगी। अगर हम शीत प्रदेश में जाते हैं, आर्द्र शीत एवं आर्द्र प्रदेश में जाते हैं, तो वहां पर पोर्सोलाइजेशन की प्रोसेस होगी, तो वहां पर भूरी मृदा का निर्माण होगा। तो जलवायु मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक में से एक है ना। तो जलवायु मृदा निर्माण के कारक में है ना। दूसरा है मूल शैल, यानी कि जहां पर मृदा बन रही है वो चट्टान की संरचना कैसी है? क्या है? वो चट्टान की संरचना कैसी है? अगर वो चट्टान कमजोर है तो मृदा जो है वहां पर जल्दी से निर्मित होगी। जो चट्टान कठोर है तो अपक्षयन की प्रक्रिया होने में देर लगेगी। तो ये डिपेंड करता है कि चट्टानी संरचना कैसी है। आएगा समझ में? तीसरा है उच्चावच। वहां पर उच्चावच कैसा है? अगर वो ढलानी क्षेत्र है तो ढलानी क्षेत्र पर याद रखना है मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो है वो धीमी गति से होगी, है ना। और वहां पर यदि कोई मृदा बनती भी है तो वो परिपक्व नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसमें परिच्छेदिका इतनी गहन नहीं होगी। अब परिच्छेदिका क्या है आगे की ओर हम पढ़ेंगे, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है ना। लेकिन हम यदि मैदानी क्षेत्र में चले जाते हैं तो मैदानी क्षेत्र में अपक्षयन की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है और गहराई भी होती है। इसीलिए मैदानी भागों में जो है मृदा जो है वो ढलानी क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा विकसित होती है, और यदि ज्यादा विकसित होगी तो उसकी उर्वरक शक्ति भी ज्यादा होगी। चौथा है समय। यह भी ध्यान रखना है, समय और जलवायु दो चीजें हैं। मृदा निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण कारक में यदि आपको रखना है तो ये दो रख ही लेना। समय इसलिए क्योंकि जिस मृदा को बनने में लाखों साल लगे होंगे वो मृदा उतनी ज्यादा परिपक्व होगी और उसकी सॉइल प्रोफाइल जो है वो गहराई से होगी, और जो मृदा गहराई से होती है याद रखना है उसकी उर्वरक शक्ति उतनी ही ज्यादा बनती है। तो जितना ज्यादा समय लगेगा मृदा निर्माण में उतनी ही वह विकसित मृदा भी होगी। समझना। और चौथा है जैविक तत्व। जिस मृदा में जैविक तत्वों की जो है प्रधानता होगी वो मृदा उर्वरक होगी। जैसे अगर जिसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है वो मृदा उपजाऊ होती है ना। जिसमें ह्यूमस की मात्रा कम है वो थोड़ी अनउपजाऊ होती है। तो ये मृदा निर्माण के कारक कहे जाते हैं ना। तो ये याद रखना है, जलवायु, शैल संरचना, उच्चावच, समय और जैविक तत्व, है ना। तो ये मृदा निर्माण के मूल कारक है। अब है मृदा निर्माण की प्रक्रिया। अब मृदा निर्माण की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, है ना। उन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वो है अपक्षयन। कौन सी है? अपक्षयन, है ना। लेटराइजेशन भी है, पोर्सोलाइजेशन भी है ना। उसके बाद में अगर हम देखें ग्लैगवन की प्रोसेस है, कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस है, यूनिफिकेशन की प्रोसेस है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो मृदा निर्माण में काम करती है, या मृदा निर्माण को या मृदा जनन को या मृदा की उत्पत्ति को बढ़ावा देती है ना। तो अपक्षयन अगर हम देखें पहला, तो अपक्षयन से ही ज्यादातर मृदा का निर्माण होता है। किससे होता है? अपक्षयन से, है ना। तो अपक्षयन अगर किसी स्थान पर यदि मृदा का निर्माण हुआ है या मृदा निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई है तो फिर समझ लेना है कि वहां पर सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी होगी? अपक्षयन की। यानी कि मृदा जनन की आरंभिक प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? अपक्षयन। बट अपक्षयन है क्या? है ना। वेदरिंग क्या होता है ना। अपक्षयन किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटने की प्रक्रिया है ना। अपने ही स्थान पर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होगी। अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गई तो फिर वह अपर्दन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपर्दन। तो अपर्दन की प्रोसेस में कोई भी कण जो है वो अपने मूल स्थान पर नहीं रहता है, वो बहकर आगे की ओर चला जाता है। जैसे जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी अगर आई है तो नदी अपने साथ लाई है,
तो नदी जब अपने साथ ला रही है तो नदी क्या कर रही है? अपर्दन की प्रक्रिया कर रही है। क्या कर रही है? अपर्दन की। पवन क्या कर रही है? पवन अपर्दन की प्रक्रिया से जो है चट्टान के कणों को तोड़कर उधर की ओर ले जा रही। तो अपर्दन एक गैर स्थानिक प्रक्रिया है, जबकि अपक्षयन अगर देखें तो अपक्षयन स्वस्थानिक प्रक्रिया है। क्या है? स्वस्थानिक प्रक्रिया है। ये ध्यान रखना। ये मैंने मृदा के टॉपिक में भी पढ़ाया है ना? जब मृदा का भूगोल में टॉपिक चल रहा था तब मैंने उसको डिटेल में भी पढ़ाया है ना? फिलहाल के लिए अभी इतना समझ लीजिए कि अपक्षयन एक स्वस्थानिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती है। समझ में आ गया? अब अपने स्थान पर यदि चट्टान टूट रही है तो टूटने के भी कोई ना कोई कारक होंगे, है ना? भी कौन तोड़ रहा है ये भी देखना होगा ना। अब जो तोड़ रहा है उस अपक्षयन के आगे उसका नाम लगा दो। अगर वर्षा की बूंदें उसको तोड़ रही है, अगर ताप के कारण टूट रहा है, दाब के कारण चट्टानें टूट रही है, तो फिर ये भौतिक कारक है। क्या है? भौतिक कारक है। अगर इनके कारण यदि कोई चट्टानें अगर टूट रही है तो ऐसा अपक्षयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भौतिक अपक्षयन की प्रक्रिया कहलाती है। अब सोचोगे कि भाई ताप और दाब के कारण कैसे टूटेगी, है ना? देखिए चट्टानों में भी इलास्टिसिटी होती है, होती नहीं होती है? तन्यता होती है ना। तो जब उस पर ताप आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, हीट रहती है उसमें, तो उस ऊष्मा के कारण जो है चट्टानें फूलती है, फिर सिकुड़ती है। ठंडी होगी तो सिकुड़ेगी, है ना? गर्म होगी तो फिर फैलेगी। तो सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, ये उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बहुत ढीला कर देता है, कमजोर कर देता है, जिससे एक कण दूसरे कण से आसानी से बिखर जाता है और वहां पर चट्टान टूट जाती है और मृदा का निर्माण हो जाता है। ये ताप के कारण भी हो सकता है और दाब के कारण भी हो सकता है। दाब कहीं पर कम हो रहा है तो चट्टानें फैलेगी, दाब ज्यादा हो रहा है तो चट्टानें सिकुड़ेगी, है ना? तो इसी के कारण किसी स्थान पर याद रखना है, अगर मृदा का निर्माण हो रहा है तो फिर वह भौतिक अपक्षयन की प्रोसेस होती है। रासायनिक अभिक्रिया में याद रखना है केमिकल रिएक्शन होगी, है ना? रासायनिक अभिक्रिया होगी और रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से कई सारे, है ना, जो एल्यूमिनियम है उसका ऑक्सीडेशन होगा, फेरस है उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, मैग्नीशियम है उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन के कारण भी चट्टानें टूटकर मृदा का रूप ले सकती है। हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में याद रखना है ऑक्साइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स बनते हैं। और ऑक्साइड बनते हैं तो किसके ऑक्साइड बनते हैं? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स बनेंगे, है ना? आयरन के ऑक्साइड्स बनेंगे, मैंगनीज के ऑक्साइड्स बनेंगे, इनके ऑक्साइड्स बनते हैं। और हाइड्रेशन का अर्थ होता है जलायोजन। जब मिट्टी जब चट्टान जो है जल में घुलती है तो घुलने के कारण याद रखना उनके रंध्रों में पानी प्रवेश कर उनको तोड़ने का प्रयास करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन होते हैं। तो याद रखना है रासायनिक अभिक्रिया होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें याद रखना है ऑक्साइड्स बनते हैं, कुछ पोषक तत्व बनते हैं और उन्हीं पोषक तत्वों की आवश्यकता पादप जगत को भी होती है। समझ में आ रहा है ना? जैविक और अजैविक तत्वों की आवश्यकता होती है ना। हमने मृदा में पढ़ा कि मृदा में पादप जगत को पोषित करने की ताकत तभी होगी जब इसमें पोषक तत्व होंगे। और पोषक तत्व मैंने दो प्रकार के बताए, एक जैविक है और एक अजैविक है। तो अजैविक पोषक तत्वों की जो प्राप्ति है वो इसमें हो सकती है ना? और जैविक है, पादप जगत और बिलकारी जीव जो है वो भी मृदा के निर्माण में सहायता कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं जरा सोचते हैं। मान लिया जाए कि ये कोई पादप है, इसकी जड़ें अंदर की ओर है ना? ये जड़ें हमेशा भूमिगत होगी नहीं होगी और आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेगी। मान लिया जाए कि यहाँ पर चट्टानी संरचना है, कठोर है, तो ये जड़ें उनकी संधियों में प्रवेश करेगी और संधियों में प्रवेश करके इनको चौड़ा करके इन्हें तोड़ने का प्रयास करती है। जब तोड़ने का प्रयास करती है तो यहां पर मृदा टूटती है और मृदा की गहराई बढ़ती है ना? इस कारण से भी जैविक तत्वों के कारण भी याद रखना है वहां पर मृदा का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट, बिलकारी जीव की अगर हम बात करें, बिलकारी यानी कि जो बिल बनाते हैं, जैसे चूहा हो गया, घूस हो गया, केचुआ हो गया, है ना? केचुआ बिल नहीं बनाता है, मतलब है ना, जमीन में रहता है, ठीक है। तो केचुआ भी लिख सकते हो आप, है ना? तो केचुआ भी जो है वह मृदा निर्माण में सहायता करता है। तो बिलकारी जीव भी जो है वो चट्टान को तोड़कर जो है वो इसी स्थान पर जो है मिट्टी को एकत्र करते रहती है, तो इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण भी हो जाता है। तो ये तीन प्रकार याद रखना है अपक्षयन में,
भौतिक अपक्षयन, रासायनिक अपक्षयन और जैविक अपक्षयन, है ना। तो पहली प्रक्रिया ये बताई मैंने आपको अपक्षयन की, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर और रिपीट कर दो ना, आ गया? पहले भी पढ़ा है ना। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में अभी हम पढ़ रहे हैं दूसरा पोरसोलीकरण यानी कि पोरसोलाइजेशन की प्रोसेस, और दूसरा है लेटरीकरण की प्रक्रिया यानी कि लेटराइजेशन की प्रोसेस, है ना। क्या होता है पोरसोलाइजेशन और क्या होता है लेटराइजेशन, दोनों ही प्रोसेस को समझते हैं, है ना। देखिए प्रक्रिया तो दोनों में सेम हो रही है, लेकिन एक में भूरी मृदा का निर्माण हो रहा है और एक में लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो रहा है। लेटेराइट मतलब इसका रंग जो है वो ईंट की माफिक लाल कलर का होता है ना। और जहां लेटेराइट मिट्टी होती है वहां चाय और कॉफी के बागान लगाए जाते हैं या मसालों की खेती होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मसाले, चाय और कॉफी के लिए याद रखना है मृदा का स्वभाव अम्लीय होना चाहिए। तो ये अम्लीय मृदा होती है, इसीलिए वहां पर, है ना, इसकी कृषि होती है चाय वगैरह की। ठीक है, समझते हैं पोरसोलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। एक अंतर दोनों में ये याद रखना है कि पोरसोलाइजेशन की प्रोसेस आर्द्र एवं शीत प्रदेश में होती है, जबकि लेटराइजेशन की प्रोसेस आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में होती है। कहां पर होती है? आर्द्र, यानी कि दोनों के ही जलवायु प्रदेश अलग है। ये प्रक्रिया अलग अलग जलवायु प्रदेशों में घटने वाली है ना। क्या कह रहा हूं मैं? पोरसोलाइजेशन की कहां पर होगी? आर्द्र एवं शीत प्रदेश में, जबकि लेटराइजेशन की प्रोसेस कहां पर होगी? उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में। ठीक है, अब ये दोनों ही प्रक्रिया को समझने से पूर्व मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है ना। 2 मिनट के लिए, है ना, 2 मिनट नहीं मतलब ज्यादा ही समय लगेगा, लेकिन इस डायग्राम को समझाना बहुत जरूरी है आपको, है ना। मैं एक डायग्राम वहां पर भी बनाऊंगा, उसकी चिंता ना करें, लेकिन इसको समझिए, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट यहां पर आ गया तो आपको ना तो A2 समझेगा ना तो B2 समझेगा, है ना। यहां पर भी आपको उसी का काम है, A2 और B2 का है, ये रहा B2, है ना। तो ये दोनों को समझने के लिए आपको मृदा परिच्छेदिका को समझना आवश्यक होगा। इसको कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल। क्या कहा जाता है? सॉइल प्रोफाइल। कि सॉइल प्रोफाइल आखिर होता क्या है? देखिए परिभाषा से आपको देखना है। मृदा परिच्छेदिका से तात्पर्य मृदा के लंबवत प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मतलब कॉलम, है ना। मृदा के लंबवत प्रकोष्ठ में क्षैतिज संस्तरों का अध्ययन, है ना। क्षैतिज संस्तरों, क्षैतिज मतलब आड़ी, हॉरिजॉन्टल, संस्तर यानी कि लेयर, है ना। तो वर्टिकल कॉलम में हॉरिजॉन्टल लेयर्स की जब हम स्टडी करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। अर्थात मृदा परिच्छेदिको अर्थात परिच्छेदिका मृदा के संस्तरों के विकास, गुणवत्ता, उर्वरता आदि का अध्ययन है। यानी कि इसके अध्ययन से हम क्या कर रहे हैं? इसके अध्ययन से हम ये देख रहे हैं कि मृदा का कितना विकास हुआ है, मृदा की गुणवत्ता कैसी है, मृदा की उर्वरक शक्ति कैसी होगी, तो उस आधार पर हम फसल लेंगे। तो वैज्ञानिकों के लिए तो मृदा परिच्छेदिका का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है, कृषि वैज्ञानिकों के लिए, है ना। तो उनको पता चल जाता है कि इस मृदा की गहराई कितनी है। समझ में आया ना? जैसे हम काली मिट्टी में पढ़ते हैं, छिछली काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, किस आधार पर रखा है हमने? उसकी गहराई के आधार पर ही रखा है ना। समझ में आया? हाँ, तो ऐसे ही देखना है हमें। तो मृदा परिच्छेदिका से तात्पर्य मृदा के लंबवत प्रकोष्ठ में क्षैतिज संस्तरों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका को याद रखना है, मुख्यतः 4 संस्तरों में बांटा जाता है ना। ठीक, कितने संस्तरों में? 4 संस्तरों में बांटा जाता है। पहला संस्तर, है ना, इंग्लिश में भी लिखोगे चल जाएगा आपको, है ना। थोड़ा हिंदी में लिखने से अच्छा है कि इंग्लिश में लिखो, अच्छा रहता है थोड़ा, है ना। ए संस्तर, ये है बी संस्तर, ये है सी संस्तर और ये है डी या इसको आर संस्तर भी कहते हैं।
ठीक है। हमेशा मृदा का निर्माण या मृदा की उत्पत्ति जो होगी वो नीचे से ऊपर की ओर होगी, लेकिन जब हम अध्ययन करते हुए तो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं पहले वहां बिग बैंग बना होगा ना, बिग बैंग की घटना घटी होगी, वहां से ब्रह्मांड बनने की प्रक्रिया चालू होगी, फिर पृथ्वी बने और फिर हम यहां है। लेकिन हम पढ़ते कहां से है? पृथ्वी से ब्रह्मांड की ओर जाएंगे ना, जाएंगे नहीं जाएंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि अच्छा ऐसा था, है ना। तो जब हम ऊपर से गहराई की ओर जाएंगे तब पता चलेगा ना, हाँ ऐसी बनी थी मृदा। समझ में आया? तो मृदा बनने की प्रक्रिया नीचे से आरंभ होगी, अपक्षयन की प्रक्रिया जो है वो नीचे से आरंभ होगी। लेकिन यदि आप विचार कीजिए कि मृदा की जो गहराई है जहां से भी बनी हो, वो मृदा किसी न किसी एक चट्टान पर टिकी होगी, और वो चट्टान क्या है? वो चट्टान आधार चट्टान कहलाएगी, और आधार चट्टान का अपक्षयन नहीं होगा, ये याद रखना है, बल्कि अपक्षयन की प्रक्रिया उससे ऊपर होगी, तभी मृदा बनेगी वहां से। लेकिन ये आधार चट्टान भी मृदा परिच्छेदिका का हिस्सा है, क्योंकि जिस मृदा का हम अध्ययन कर रहे हैं, आखिर वो किस पर टिकी हुई है? किस पैतृक चट्टान पर टिकी हुई है ना। तो जो सबसे नीचे वाली जो शेल होती है वो कठोर चट्टान होती है। उस कठोर चट्टान को हम क्या कहते हैं? पैतृक चट्टान, आधारी चट्टान। क्या कहते हैं? देखो वहां दिया है ना, आधारी चट्टान, जो अपक्षयित नहीं हुए हैं, यानी कि इनका अपक्षयन नहीं होगा। समझ में आया? अगर इनका अपक्षयन होगा तो ये किसी और पर टिकी होगी, फिर ये डी नहीं कहलाएगी, ये सी में आएगी फिर, है ना। तो फिर शुरुआत यही से कर लेते, ये डी है, ठीक है। तो ये वाली चट्टान क्या है? ये वाली चट्टान जो है ये आधारी चट्टान है, जहां पर, है ना, मृदा, जिसके ऊपर मृदा बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई होगी। सी क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो सी क्षेत्र याद रखना है अर्ध अपक्षयित क्षेत्र है। क्या है? अर्ध अपक्षयित क्षेत्र, यानी कि इसमें जो है याद रखना है कि नीचे की ओर जब जाओगे तो बड़े बड़े कंकड़, फिर छोटे छोटे कंकड़, बड़े कंकड़, छोटे कंकड़, यानी कि इनका पूर्णतः याद रखना चूर्ण नहीं हुआ है। चूर्ण समझते हो ना? जैसे हम मृदा देखते हो, चाहे जलोढ़ मृदा देख लो या काली मिट्टी देख लो, तो पूर्ण प्रकार से इसमें चूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि बड़ी चट्टानों के टुकड़े यहां पर मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो चट्टान है ये अर्ध अपक्षयित चट्टान है। जो सी लेवल जो मैं बता रहा हूं ये क्या है? अर्ध अपक्षयित चट्टान है। इसके ऊपर की जो चट्टान है वो बी, और उसके ऊपर की चट्टान जो है वह ए चट्टान कहलाती है ना। मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि जो पादपों की जड़ें हैं ना वो बी तक जाती है। कहां तक जाती है? बी तक जाती है, और बी तक जाने पर याद रखना है ना, हालांकि सी में भी प्रवेश करेगी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बी तक जाती है, और बी तक जाने पर यहां से पोषक तत्व लेती है। आया समझ में? अब ए और बी में है क्या वैसा, इसको भी समझना होगा। यही तो है जहां से पादप जगत पोषक तत्वों को लेंगे, लेकिन किस पोषक तत्वों को ज्यादा लेंगे इसको भी समझना होगा, है ना। बी तक पहुंच जाए जड़े तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ए तक तो पहुंचना ही है ना। बी के ऊपरी भाग में पहुंचना भी है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम देखें ए संस्तर, अगर हम ए संस्तर पर जाते हैं, बी संस्तर पर जाते हैं, तो याद रखना है ए संस्तर यहां से स्टार्ट होगा, यहां से। कहां से होगा? यहां से स्टार्ट होगा, है ना। और ए संस्तर के ऊपर भी याद रखना है आपको कुछ एक छोटा सा भाग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? छोटा सा एक भाग दिखाई देगा, फिर उसके नीचे ए संस्तर शुरू होगा, फिर उसके नीचे बी संस्तर शुरू होगा। हालांकि हिंदी में इसका नामकरण अलग है, इंग्लिश में हम उसे नाम अलग देते हैं। तो ए संस्तर के ऊपर याद रखना है एक और संस्तर आता है जिसको हम कहते हैं ओ संस्तर। अगर मैं इसको डिटेल में बनाऊं यहां पर, तो याद रखना है इस प्रकार से कुछ मृदा परिच्छेदिका का भाग बनेगा, है ना। ये ऊपरी संस्तर है, ये उसके बाद वाला संस्तर है, फिर ये ए वाला संस्तर होगा, फिर ये बी वाला संस्तर होगा, ये सी वाला और ये डी वाला, है ना। उसको समझिएगा अभी। देखो ये ऊपरी जो भाग होगा ये वाला संस्तर कहलाता है O1, और उसके नीचे वाला भाग संस्तर कहलाता है O2। इनको दोनों को मिलाकर संस्तर कहता है O संस्तर।
फिर नीचे वाला ए संस्तर कहलाएगा, जिसमें हम 3 भाग करेंगे, A1, A2, A3। फिर उसके नीचे वाला जो संस्तर कहलाएगा वो बी संस्तर कहलाएगा, जिसको मैं पुनः से 3 भागों में बांटूंगा, B1, B2, B3। फिर उसके वाला जो संस्तर होगा ये C है और ये D या R है। D और R और C के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो D जो है वह है ना, जहां पर अपक्षयन की प्रक्रिया नहीं है, वहां पर कोई चट्टान जो है वो टूटी नहीं है। C अर्ध अपक्षयी क्षेत्र है। अब हमें जो कुछ समझना है इसमें समझना है ना। मृदा परिच्छेदिका को मुख्यतः 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। ये मिटा दूं क्या मैं, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अगर हम मृदा परिच्छेदिका को देख रहे हैं, है ना, तो मुख्यतः इसको 2 भागों में बांटा जाता है। ये वाला एक संस्तर है जो बड़ा है, जिसको अजैविक संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? अजैविक संस्तर कहते हैं। और ऊपर वाला ये जो संस्तर है, इसे हम क्या कहते हैं? जैविक संस्तर या कार्बनिक संस्तर भी कहते हैं। इसको हम खनिज संस्तर भी कहते हैं। जहां पर जो नाम दिया होगा वो देख लेना, खनिज संस्तर। यानी कि जो नीचे वाला जो संस्तर है उसमें खनिज तत्वों की प्रधानता होती है, ऊपरी वाले संस्तर में जैविक तत्वों की प्रधानता होती है। अब ऊपरी वाला जो संस्तर है हमने उसे क्या नाम दिया? O संस्तर। O संस्तर के हमने 2 भाग किए, O1 और O2। अब O1 क्या है और O2 क्या है इसको समझना है ना। देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया हुआ है ना। आपके NCERT वगैरह के भाग में यही दिया है, तो डायग्राम ऐसे ही बनाओगे तो अच्छे रहेगा, है ना। तो इसमें अगर ज्यादा टाइम लगता है ना, तो कम टाइम वाले डायग्राम भी बना लेना, भी नहीं मतलब कम टाइम वाली ही बना लेना। अगर आपको ज्यादा समय लगता है ना, तो इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। ये मोटे मोटे तौर पर आपको समझाने के लिए कहा गया है। इसको प्रिसाइज करके मैं यहां पर बता रहा हूं, है ना। इसमें आपको 4 ही दिए, 1, 2, 3 और 4। मैंने आपको कितने बताया है? 5 बताया है। इसने जैविक संस्तर को A में ही शामिल कर लिया है। फिर ख, ग, घ दिया हुआ है, समझ में आया? हाँ, अब यह समझना है कि जैविक संस्तर में O1 क्या है और O2 क्या है। जैसे ही आप मान लिया जाए कि किसी मृदा वाले क्षेत्र में जाते हो या जंगल वगैरह के क्षेत्र में जाते हैं, खेत वगैरह के क्षेत्र में जाते हो, तो सबसे पहले आपको पादपों की कुछ पत्तियां गिरी हुई दिखेगी, है ना। अगर आप जंगल एरिया में जा रहे हो, वन क्षेत्र में जा रहे हो, तो नीचे आपको क्या मिलेगा? पत्तियां मिलेगी। यानी कि वहां से मृदा चालू हो जाती है, उन पत्तियों से ही मृदा चालू हो जाती है। ऐसा सॉइल प्रोफाइल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अगर हम O1 संस्तर को यहां पर देख रहे हैं, तो O1 संस्तर का अर्थ होता है ताजे पर्ण ढेरों का भाग। ताजे पर्ण ढेर, जो ऊपर की जो आपको लेयर ताजे पर्ण ढेरों की दिखाई देगी, हम उसे क्या कहते हैं? O1 लेयर, है ना। जो फिलहाल मृदा में कोई पोषक तत्व नहीं डाल रही है, लेकिन मृदा को ऊपर से घेरे हुए है, इसीलिए O1 संस्तर याद रखना है। जैविक संस्तर तो है, बट वो किसी पोषक तत्व को फिलहाल नहीं दे रही है ना। देख, सीधा पत्ती कैसे दे देगी? पत्ती सड़ेगी, अपघटित होगी तब पोषक तत्व देगी ना। तो आपने देखा होगा कि उन पत्तियों को यदि हटाते हैं तो नीचे कुछ और पत्तियां दिखती हैं जो बहुत गीली वगैरह होती है या काले कलर की आपको दिखाई देती है, मतलब वो अपघटन होना चालू हो गया है। समझ में आया? वो अपक्षयित मृदा है, अपघटित मृदा है, यानी कि उसमें ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस चालू हो गई है, अपघटित होने की प्रक्रिया चालू हो गई। अपघटन का तात्पर्य होता है कि कोई भी जैविक पदार्थ जिन तत्वों से मिलकर बना है, उनका फिर से उन्हीं तत्वों में टूट जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। हम भी मरेंगे, हमारे मरने के बाद क्या होगा? हम जिन तत्वों से मिलकर बने हैं उन्हीं तत्वों में हम विलीन हो जाएंगे, यानी कि अपघटन की प्रक्रिया ऐसी होगी, है ना। अब जो जो आपके शरीर में या कोई जीव अगर मर जाता है, कोई जानवर अगर मर जाता है, तो सड़ने के बाद में सब बदबू वगैरह देता है, धीरे धीरे देखते हो आपकी हड्डियां दिखने लग जाती। गया कहां? वो अपघटित होकर जो ठोस पदार्थ थे वो मृदा में चल गए, जो गैसीय पदार्थ थे वो गैस में चले गए, हवा में चले गए, वायुमंडल में चले गए। जो जलीय पदार्थ होगा वो मृदा में सिंचित हो गए। पानी भी तो होगा ना, वो पानी जो है या तो वाष्पीकृत होकर ऊपर चला गया होगा या तो फिर
जमीन के अंदर चला गया होगा, गैसेस वायुमंडल में चली होगी, ठोस कण जो है वह मृदा में चले जाएगी। तो जिन तत्वों से मिलकर बने हैं उन्हीं तत्वों में विघटित होने की प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। तो जो O2 संस्तर होता है उसमें अपघटित पत्ते होते हैं, है ना, जबकि O1 में ताजे कण ढेर होते हैं। अब A1 क्या है, यहां से हम जैविक तत्व अपना अजैविक या खनिज संस्तर जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम A संस्तर की बात करें तो ये संक्रमित क्षेत्र है, मतलब इसका ऊपरी भाग संक्रमित है, नीचे वाला भाग पूर्णतः खनिज वाला है। तात्पर्य कहने का यह है कि ये जो O2 संस्तर के जो भाग होंगे वो कुछ A में भी तो रहेंगे, मतलब अगर हम A1 की चर्चा करें तो पूर्णतः यहां पर खनिज पदार्थ नहीं होंगे, यानी कि कुछ जैविक भी होंगे और कुछ अजैविक भी होंगे। यानी कि A1 संस्तर की हम बात करें तो संक्रमित क्षेत्र है, ये क्या है, संक्रमित क्षेत्र है। जबकि हम A2 में बात करें तो यहां पर पोषक तत्व होंगे, कौन से, खनिज पोषक तत्व होंगे। कौन कौन से होंगे, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होंगे, है ना, मैंगनीज के होंगे, फेरस के होंगे, है ना, ये सारे पोषक तत्व जो है वो कहां पर होंगे, खनिज कहां पर होंगे, A2 संस्तर में होंगे। A3 में भी होंगे, ऐसा नहीं कि A3 में नहीं होंगे, A3 में भी होंगे, लेकिन याद रखना है A3B के पास है ना, ये वाला संस्तर की अगर हम बात करें तो ये वाला संस्तर इसके पास है। अगर इसके पास है तो स्वाभाविक तौर पर हम ये कहेंगे कि कुछ विशेषता उसकी B के जैसी भी है और कुछ विशेषता उसकी A के जैसी भी है। लेकिन यहां की अगर हम बात करें तो यहां पर याद रखना है हमने A नाम दिया है, इसका तात्पर्य ज्यादातर विशेषता वो A2 से मेल करती है, समझिएगा, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं ये A3 की बात कर रहा हूं तो A3 में B1 की भी विशेषता होगी और A2 की भी विशेषता होगी, लेकिन हमने A नाम दिया है, इसका अर्थ है कि यहां पर बोलबाला A का है, इसीलिए इसे हमने A3 नाम दिया है। सेम उसी प्रकार से अगर हम B1 की बात कर रहे हैं तो यह भी संक्रमित क्षेत्र है, यानी कि यहां पर भी याद रखना है A3 की भी विशेषता है और B2 की भी विशेषता है, लेकिन ज्यादातर विशेषता किससे मेल खाती है, B2 से खाती है ना। तो ये दोनों ही संस्तर, चाहे हम A3 की बात करें या B1 की बात करें, ये संक्रमित क्षेत्र कहलाते हैं। जबकि A2 में क्या है, A2 में याद रखना है सारे खनिज पदार्थ ज्यादा प्रमाण में होते हैं और यहां से ये खनिज पदार्थ किन्हीं कारणों से नीचे जाने के लिए आतुर है। अब कौन से जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि वहां पर पोर्सोलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है या लेटराइजेशन की प्रोसेस है। लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि A2 संस्तर ये अपवहित क्षेत्र है। क्या है, अपवहित क्षेत्र है। यहां से जो खनिज पदार्थ होंगे वो बहकर कहीं नीचे की ओर जाएंगे, है ना। यही है, यही घोल बनेगा A2 में और A3 में। यहां घोल बनेगा पोषक तत्व, पानी आएगा घोल बनेगा, पानी आएगा घोल बनेगा। इसी घोल को कौन लेगा, पादप जगत लेगा। आया समझ में। अब उसको जो पोषक तत्व मिलेंगे वो लेगा और पोषित होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि ये अपवहित क्षेत्र है, तो यहां से पदार्थ बहकर, तत्व बहकर कहां की ओर जाएंगे, B संस्तर में जाएंगे। लेकिन B कहां पर, B2 में, विनिक्षेपण संस्तर, है ना। यहां पर डिपोजिशन होगा। किसका डिपोजिशन होगा, जो A2 संस्तर से पदार्थ, अब कौन लाएगा, पानी लाएगा, सीधी सी बात है। तो ठोस कण सीधा नीचे तो जाएंगे नहीं, है ना, पानी में घुलेगा और पानी जो है रिस कर नीचे की ओर जाएगा और यहां तक लाएंगे। तो यहां पर डिपोजिट होता है B2 में, है ना। कुछ एक B3 में भी होता है, ऐसा नहीं, पर ज्यादातर हिस्सा कहां पर डिपोजिट होता है, B2 में होता है। और यहां पर आपको पता है कि C के बारे में बता चुका हूं, D के बारे में बता चुका हूं। तो पदार्थों का यहां पर ये A2 से B2 में जाने पर, A2 से B2 में जाने की ये जो प्रक्रिया है इसे कहा जाता है लीचिंग प्रोसेस। क्या कहा जाता है, लीचिंग, यानी कि निक्षालन की प्रक्रिया, है ना। अब किसका होगा निक्षालन, देखिए यहां पर सिलिका भी होगा। A2 में अगर हम बात करें, A2 में अगर हम बात करें तो यहां पर सिलिका भी होगा, एल्यूमिनियम भी होगा, आयरन भी होगा, मैग्नीज भी, तांबा वगैरह, जिंक वगैरह जो होना है वो यहां पर होगा। ठीक है, तो ये कहलाती है क्या, मृदा परिच्छेदिका, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब आ जाइए
क्या होता है पोर्सोलाइजेशन की प्रोसेस में और क्या होता है लेटराइजेशन की प्रोसेस में। पोर्सोलाइजेशन की प्रोसेस आर्द्र एवं शीत प्रदेश में होगी, और आर्द्र एवं शीत प्रदेश में याद रखना है कि पादप जगत जो है वो अलग किस्म के होते, यानी कि वहां की पत्तियां जो है वो अलग प्रकार की होगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां की वनस्पति अलग होगी, वहां की पत्तियां अलग होगी। अब अगर हमने यहां पर पादप जगत अगर हमने देखा है तो उन पत्तियों पर याद रखना है कुछ मोम होता है, वैक्स होता है। क्या होता है? वैक्स। ये वैक्स क्या करेगा? ये वैक्स नीचे की ओर जाएगा, पानी के साथ प्रतिक्रिया करेगा, और प्रतिक्रिया करने के बाद में याद रखना ये जो A2 संस्तर आपने देखा ना, यहां पर A2 संस्तर में क्या है? एल्यूमिनियम, सिलिका वगैरह है, आयरन वगैरह है। तो यहां पर ये याद रखना है ये वैक्स नीचे की ओर पानी के साथ मिलकर जब यह नीचे की ओर A2 संस्तर में जाता है तो इन धात्विक तत्वों के साथ मिलकर सेक्सुअल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सेक्सुअल ऑक्साइड बनाता है। और सेक्सुअल ऑक्साइड क्या होता है? एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है ना, चिलेटिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है? ये उत्प्रेरित करता है किनको? धात्विक तत्वों को। जो एल्यूमिनियम है, जो आयरन है, इनको क्या कहता है कि मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा, तुम चलो मेरे साथ मिलके। सिलिका जो कहता है कि मुझे भी ले लो, सिलिका को वो कहता है कि ना, तो मेरा कुछ नहीं लगता। समझ में आ गया? केवल पानी रहता तो फिर सिलिका को ले जाता, लेकिन अब वो मोम जो है वो केमिकल बना रहा है, चिलेटिंग एजेंट बना रहा है, वो उत्प्रेरक बना रहा है और धात्विक तत्वों को उत्प्रेरित कर रहा है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, चिपक जाओ। और चिपकने के साथ वो उनको पकड़कर कहां ले जाता है? नीचे की ओर। कहां पर? B2 संस्तर में ले जाएगा। कहां पर ले जाएगा? B2 संस्तर में। देखिए, आर्द्र एवं शीत प्रदेश में टेगा वनस्पति क्षेत्र में मृदा में मौजूद लौह, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम उत्प्रेरित होकर निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा B2 संस्तर में जाता है। कहां से? A2 संस्तर से। तो अब ये धात्विक पदार्थ नीचे की ओर अगर चले गए हैं, ऑक्साइड्स भी नीचे की ओर चले गए हैं सारे, तो ऊपर क्या है? सिलिका बनेंगे। अब सिलिका श्वेत रंग का होता है। अब जिस भी मृदा में सिलिका की मात्रा उच्च होगी वो उतनी पारदर्शी बनते चली जाएगी, है ना। जैसे राजस्थान में देख लो आप, क्या है? सिलिका का परसेंटेज ज्यादा है तो थोड़ा सा श्वेतीकरण होता है वहां पर। हाँ, थोड़ा मृदा कैसी मिलती है आपको, है ना? मिलती नहीं मिलती। बाकी अन्य कारण भी है, कच्छ में नमक के कारण भी श्वेत दिखती है, वो बात अलग है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा सिलिका की मात्रा होगी उतनी ही पारदर्शी मृदा होगी। तो मुझे ये बताइए कि पोर्सोलाइजेशन की प्रोसेस में याद रखना है मृदा तो श्वेत बनते जा रही होगी, लेकिन अभी सर आपने कहा कि यहां पर भूरी मृदा का रंग होगा। मृदा का रंग कैसा होगा? भूरा होगा। तो भूरा कैसे होगा? जब इसमें काला मिल जाए। अब जब वो सफेद है और उसमें काली मिल जाए तो वो भूरी मृदा या ग्रे कलर की मृदा बनेगी। बनेगी ना? अब काला कौन है? काला वही है जो काला है। अरे गर्मी के दिनों में भी काले पहन के आ रहे हो आप, कर्क रेखा वाले हैं हम भी, है ना। चले ठीक है। अरे भाई, हमने ये देखा कि जो O2 संस्तर है, जो O2 संस्तर की हम बात कर रहे हैं, वो O2 संस्तर क्या है? जैविक है ना, ह्यूमस बन रहा है ना। ह्यूमस का कलर कैसे होगा? सड़ने के बाद कैसा रंग देता है? काला रंग। तो आपको ये बात भी पता चल गई कि मिट्टी का काला रंग या मृदा का काला रंग किसके कारण होता है? ह्यूमस के कारण होता है ना। लेकिन याद रखना है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मृदा में ह्यूमस नहीं है ना। फिर क्वेश्चन आएगा, क्या फिर काली क्यों है? समझ में आएगा ना। चले भैया, काले दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जो प्राकृतिक काला है, जैसे हम, दूसरा वो है जो होली के दिन कलर लगा दे काला। पहले लगाते नहीं लगाते थे, अब की होली में मजा नहीं आता यार। वो सब ना, सब आयुर्वेदिक कलर लगा देते, आयुर्वेदिक बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक कलर लगा देते ना भाई, है ना। मजा नहीं आता। पहले तो वो बिल्कुल जब तक सफेद नहीं होते, वो ट्यूब आता था ना, हाँ, बड़ी खुशी होती थी यार। वही सोचते थे यार कोई कलर ना लगाए, वो सफेद वाला लगा दे हमको। बस छोटे थे ना तब यही ख्वाहिश रहती थी कि वो वाला लगा दे।
अपन तो ले जाओ, दूसरों को सफेद कर दो, लेकिन वो कलर लगा देते थे काला। उनको बोले भाई सफेद लगाओ थोड़ा, तो वो सफेद लगा देना, ऐसे बिल्कुल आग सी पकड़ लेता है वो, है ना। किन किन को लगा है वैसा कलर? सभी को लगा है, पर मत लगाना, है ना। मैं मजाक कर रहा था, मैं तो सही में बोलेंगे कि वे सर जो है वो बढ़ावा दे रहे केमिकल कलर को। ठीक है ना। तुम तो होली खेलते नहीं हो ना? खेलते हो? चलो भाई खेलो, अच्छी बात है ना। खेलना चाहिए, हमारे त्योहार को मनाना चाहिए, संस्कृति को मरने नहीं देना है। चलिए ठीक है, आते पुनः से। तो ये जो ऊपर वाला जो भाग है, ये ह्यूमस के कारण जो है काला रंग ये ह्यूमस देता है। तो काले रंग के साथ अगर सफेद मिलेगा तो वो कैसी मृदा देगी? भूरी देगी, भूरी देगी ना। लेकिन ज्यादा भी काली नहीं, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा ह्यूमस नहीं है ना, इतना ज्यादा ह्यूमस नहीं है कि उस मिट्टी को वह उर्वरक बना दे। इसलिए याद रखना है, जहां पर पोर्सलाइजेशन की प्रोसेस होती है, मृदा इतनी उपजाऊ नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस ज्यादा नहीं है। भले ही आर्द्रता है, पानी है, लेकिन ह्यूमस इतना नहीं होने के कारण याद रखना है, यह मृदा कैसी होती है? थोड़ी सी अनुपजाऊ होती है ना, थोड़ी सी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर उत्पादन नहीं लिया जा सकता, लिया जा सकता है ना। अब दूसरी है लेटराइजेशन की प्रोसेस। अब लेटराइजेशन की प्रोसेस सेम आपको वही इमेजिन करना है, लेकिन बात यह है कि अब इसमें यहां पर कोई मोम वगैरह है नहीं, क्योंकि हमारे यहां जो पत्तियां है वो तो बिल्कुल, है ना, वो तो कहते हैं कि भाई जितना पानी ले जाना है ले जा, है ना। शीत प्रदेश में मोम इसलिए ताकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया से बचा जा सके। यहां देश और बाबा इतना देता ही है कि उसको क्या रोकेंगे, ले जा भाई, ले जा, है ना। तूने ही दिया था बादलों से वर्षा करके, तू ही ले जा, कर भी जा सकते। तो ये जो पत्तियां नीचे गिरती है तो वो केवल सरती है, पानी के साथ नीचे की ओर जाएगी, वो ह्यूमस को लेकर जाएगी, लेकिन अब कोई सेक्वी ऑक्साइड नहीं बनेगा। सेक्वी ऑक्साइड अगर बनेगा नहीं तो वो उत्प्रेरक का कार्य करेगा नहीं। ये तो सीधा कहेगा भाई मुझ में घुल जा, और घुलने वाला जो है वो सिलिका है। सिलिका उस पानी में घुलेगी और नीचे की ओर चली जाएगी। और सिलिका अब जब B2 में चली जाएगी, देखो यहां पर दिया है ना, तो सिलिका अपवहित होकर B2 संस्तर में चली जाएगी, जबकि A2 में क्या रहेगा? आयरन, एल्यूमिनियम वगैरह जैसे धात्विक तत्व रहेंगे, और पानी के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से वो कौन सा रंग देंगे? लाल रंग देंगे। इसलिए लेटवीकरण में आपकी कैसी मिट्टी बनती है? लाल मिट्टी बनती है। किसके निक्षालन से बनी है? सिलिका के। सीधा प्री में क्वेश्चन आता है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है, किसके निक्षालन से होता है? तो सिलिका के निक्षालन से। पोर्सलाइजेशन की प्रोसेस में भूरी मृदा किसके निक्षालन से बनी है? आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तत्व जैसे। समझ में आया? तो ये है पोर्सलाइजेशन की प्रोसेस। और लेटर हमारे यहां पर कौन सी प्रोसेस होगी? लेटराइजेशन की। इसलिए लेटराइट मिट्टी हमारे यहां पाई जाती है। हम बालाघाट में भी देखेंगे, छिंदवाड़ा के साइड में भी देखेंगे। हम छिंदवाड़ा बोलो, सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट में थोड़ा सा हिस्सा है, ज्यादा नहीं है, तो वहां पर लेटराइट मिट्टी आपको देखने को मिलती है। समझ में आ रहा? पक्का? चलिए आगे कर बढ़ते हैं। मृदा के गुण अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर से एक बार देख लेते हैं। भौतिक गुण अगर हम देखें, है ना, भौतिक चीज क्या है? भौतिक चीज जो हमें दिख रही है, भाई मिट्टी कैसी है? काली है, सफेद है ना, भूरी है, लाल है, पीली है, जलोढ़ है, यही देख रहे हैं ना, पक्का ना। तो ये उसके भौतिक गुण है। मृदा का रंग उसका क्या है? भौतिक गुण है, स्वाभाविक तौर पर, है ना। ये पैतृक पदार्थों पर निर्भर करता है, जैसे लावा, बेसाल, चट्टाने काली मिट्टी का निर्माण करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। अभी हमने देखा लेटराइट मिट्टी अगर है तो भाई पैतृक क्या कह रहा है कि भाई वहां पर जो है आयरन वगैरह की प्रधानता है, तो वहां पर लेटराइट मिट्टी दे रही है, लाल कलर दे रही है, दे रही है। ग्रे कैसा दे रहा है? क्योंकि वहां पर सिलिका और ह्यूमस है, तो वो ग्रे कलर दे रही है। ठीक। संगठन क्या है कि भाई मृदा में क्या क्या मौजूद है, दिख रहा है। हो सकता बालू है, गाद है, मृतिका है, सिल्ट है ना, मतलब वही है ना, मैंने इंग्लिश में बोल दिया। बजरी है, बालू है, चिका है, आदि से मिलकर मिट्टी बनी होती है। अगर वो मोटे मोटे बजरी से बनी है तो आपको दिख जाएगा कि अरे यार इसमें तो बजरी की मात्रा ज्यादा, ये तो रेत है, बोल लेते हो ना। बालू और चिका की मात्रा बोल रहे, हाँ यार मिट्टी पतली है, इसमें हम उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि कौन कौन से पोषक तत्व है ना। संरचना, अब संरचना कैसी है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ब्लॉकी संरचना है, कैसी है? तो ये हमें ऊपर से ही दिख रहा है ना। जैसे अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में जाए तो अरे यार तो भुरभुरी मृदा है। काली मिट्टी के क्षेत्र में अभी जाओगे तो अरे बाप रे,
इसमें तो दरारें उत्पन्न है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है? जब कोई मृदा को जल में डाला जाता है और जल में डालने के बाद जब वो सूखती है तो सूखने के बाद वो जिस संरचना का निर्माण करेगी उसे मृदा संरचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा संरचना कहा जाता है। जैसे अगर मिट्टी गीली हो गई, काली मिट्टी, तो वो चिकनी हो जाएगी, अगर वो सूख गई तो ब्लॉकी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये क्या है? मृदा संरचना है। क्या है? मृदा संरचना। तो ये इसके भौतिक गुण है जो आप आसानी से देख सकते हो, है ना। इसके लिए आपको किसी लेबोरेटरी में तो जाने की आवश्यकता नहीं ना कि कौन कौन से पोषक तत्व है, जरा देखे कौन कौन से ऑक्साइड्स है, वो फिर रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। तो रासायनिक गुण में हम क्या देखते हैं? यही देखते हैं कौन कौन से पोषक तत्व है ना, कौन कौन से खनिज पदार्थ है। तो कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है। नहीं तो सोहेल खान आ जाता अभी, है ना। आर्यन ही रहता ना उसका नाम। वो कौन सी मूवी है भाईजान वाली? ट्यूबलाइट पे मूवी है। अरे मैंने दिल तुझको दिया। हाँ, नई मूवी कौन देखता है? मुझे पसंद ही नहीं आती नई मूवी। थिएटर चलते हैं क्या आजकल के? तो कलेक्शन कैसे हो जाता है? हम जैसे लोग तो घर में रहते हैं। नहीं मतलब हमें भी मूवी का शौक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट अभी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि साउथ की मूवी लगती है नहीं, और हमें इंटरेस्ट साउथ की मूवी में है। सही नहीं से तो बढ़िया बढ़िया मूवी रहती है साउथ की, वो देखो। बॉलीवुड में क्या रखा है? कहीं नहीं रखा है। बॉलीवुड केवल अश्लीलता के कारण है बस, बाकी और कुछ नहीं है। सब बकवास मूवी बनाते हैं, है ना। सबसे घटिया मूवी तो वो एनिमल लगी मेरे को। इतनी घटिया मूवी की पूरे बॉलीवुड के इतिहास में ऐसी गंदी मूवी नहीं बनी होगी। घटिया मूवी है, पूरी घटिया। उसने मतलब क्या कहूं मैं यार, मतलब धमकियां दे रहा है, मतलब वो एक साइको को आगे की ओर ला रहे हैं समाज में। समझ में नहीं आता यार कहां कहां जा रहे हैं यार मूवी का दौर। बंदूक लेके चले जाते यार वहां पे, हाँ, AK-47 वहां, वाह, मतलब क्या दृश्य दिखा रहे लोगों को। और लोग कितनी तालियां बजा रहे, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है क्या लोगों की। और तुम कहते हो यार समाज में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, तो जिम्मेदार हम ही है ना। सरकार सबके घर में 2-2 कांस्टेबल थोड़ी रखेगी, हैं? और उसी कांस्टेबल की एग्जाम के लिए आपके घर का फिर एक तैयारी करेगा। बोलेगा तो कांस्टेबल है, तो मेरे घर का पहरा दे रहा, और मैं कांस्टेबल बन के दूसरे घर का पहरा दूं, क्या बोल रहा? अब इन सारी चीजों को बढ़ावा देने वाले अब ज्यादा शिक्षित लोग कैसे होते हैं देखो, अति शिक्षित, ज्यादा नहीं बोलना, अति शिक्षित लोग जो है ना वो बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन का सहारा देंगे। अरे बनाई है, मॉडर्न है, आज का जमाना है, ऐसा डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुम्हारे कारण ये हालतें हो रही है। समझ में आ रहा है? तो मूवी ऐसी बना जिसमें कोई सार निकले, है ना, कोई मैसेज निकले। आप तो मैसेज में बिल्कुल है, फिर से दूसरा डॉन लेके आए। आधी देखी, हटाओ इस मूवी को, खत्म करो, मेरे को तो पता ही नहीं उसका क्लाइमेक्स कैसा है, हटो, बकवास मूवी। वो भी टीवी पे आ रही थी तो देख ली मैंने, वो भी मैं नहीं देख रहा था, बाजू वाली देख रही थी, अर्धांगिनी। तो हमने सोचा कि भाई चलो हम भी देख ले, लगे हाथ बैठे थे फालतू, है ना। उस दिन सोचा 3:30 बजे RCB का मैच है, तब तक करे क्या, देख लिए। क्योंकि वो 3:30 बजे तक का इंतजार नहीं होता ना यार कि RCB अभी खेलने लग जाए। तो हमें क्या पता था RCB और निराश कर देगी, जीतेगी क्या मैच कभी, आज कल में जीतेगी, आज जीत जाएगी। आज डर काय का है? आज तो डर है ही नहीं ना, वैसे भी निकल चुके बाहर, है ना। लेकिन यार इस सीजन में अंपायरिंग के लिए 0
इन अंपायर्स पे भी कोई ना कोई प्रतिबंध होना चाहिए यार, इन पर भी मैच फीस का जो है वो 200% ले लिया जाए, मतलब अगले जो करोगे उसका भी फीस जो है उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पूरा बिखर जाता है। चलो ठीक है, आपने विराट कोहली को दिया तो दिया, अच्छा आपने लोमरोड को भी 9 बॉल पे आउट दे दिया, मतलब ऐसे तो बिल्कुल वो बजर बज जाता है, बिल्कुल टॉ टॉ करके बज जाता है, उसके समय नहीं बजा। अच्छा ये क्रीज है ना, यहां पर लाइन है, उसका पैर यहां पर है तो 9 बॉल नहीं दिया। कल के मैच में जडेजा ने यहां से डाला तो 9 बॉल दे दिया, मतलब इधर से आ रहा था तो, मतलब कितना मतलब खराब अंपायरिंग है आपके पास। मतलब इतने सारा डिजिटल सिस्टम देने के बाद भी जब तुम इतनी घटिया प्रकार की अंपायरिंग कर रहे हो तो तुमको डूब मरने की आवश्यकता है, तुम्हारा किसी प्रकार से कोई काम नहीं। चाहे अरे अंपायर है, तुझे देवता है वहां पे, तुझे वो संज्ञा दी है भैया, तो खुद को भगवान मत समझना। अच्छा अंपायर से बोलना भी गुनाह है, लो अरे भाई बोल रहे हैं उसमें आप बिल्कुल खिलाड़ी पे चढ़ जाओगे, अरे बोलेगा ना दादा, उसकी टीम का वो टीम हार रही है, जीती हुई टीम हार रही है, कल चेन्नई हार गई, परसों मतलब बुरा लगा ना, काय का बुरा, अच्छा लगा हम आरसीबी वाले। चलिए मैं तो ऐसी बातें निकाल ली है ना, चलो ठीक है। तो मृदा के गुणों में देखना है ना, तो कार्बनिक पदार्थ में क्या होगा, ये ह्यूमस वगैरह पदार्थ है ना जो जीव जंतु वहां पर होंगे, वो भी अपने में क्योंकि जो केमिकल है वो उसमें मिलाएंगे, है ना। जैविक पदार्थ का अपघटन होगा, जैविक तत्व है वो अपघटित होकर जो है वो भी पोषक तत्व देंगे, ह्यूमस वगैरह है ना, कई जीव जंतु है ये भी अपघटित होकर जो है वह उसमें पोषक तत्व की प्राप्ति कराएंगे। तो ये मृदा के गुण है, 3 प्रकार के गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण। हमने मृदा परिच्छेदिका को पढ़ लिया है। अब समय आता है मध्य प्रदेश में मृदा के प्रकार का। इतना वाला टॉपिक आपको ज्योग्राफी में भी काम आएगा, है ना, थोड़ा उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा कम टाइम में हमने वो निपटा दिया। लेकिन अब मृदा में याद रखना है, मध्य प्रदेश में मृदा संरक्षण विभाग ने मृदा को जो है वो मुख्यतः 5 भागों में बांटा हुआ है। हालांकि याद रखना है लेटेराइट के अलावा ये वाला जो क्षेत्र है वो कछारी मृदा का है ना, जो भिंड दतिया का जो क्षेत्र है वहां पर कछार मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, कछार मृदा पाई जाती है, तो यहां पर ये कछारी वाला क्षेत्र है। तो देखेंगे तो 5 प्रकार की मृदा कौन सी है, तो 5 प्रकार की मृदा में ये वाला जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी का है, दूसरा जो है वो लाल पीली मिट्टी का है, यहां से आएगा बिल्कुल, तीसरा जो है वह मिश्रित मिट्टी का है, चौथा ये वाला जलोढ़ का है ना, 5वां लेटेराइट है। अब कहीं कहीं पे वहां पर कछारी भी दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 5 प्रकार की मृदा है, 5 ही प्रकार की मृदाओं में बांटा गया है ना। थोड़ा बहुत लिख के कछारी मिट्टी आप जलोढ़ के बाजू में लिख सकते हो, है ना। इसके अतिरिक्त इसके जो पूर्वी क्षेत्र में हो, है ना, जब आप जलोढ़ लिखोगे तो इसके अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र में कछारी भी होती है। कछारी क्या होती है वो आगे के है ना क्रम में हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी, काली मृदा, है ना। लेकिन काली मृदा की शुरुआत हम